नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरएएस मेंस की प्रिपरेशन, जिसमें हमारा जीएस 2 का जो पेपर है वो चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो ये है एक आकर्षण बल। और आकर्षण बल कहाँ पे? दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उस इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। सपोज एक m1 वाली वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिपेंड करती है कि आकर्षण बल कितना मजबूत होता है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम r से डिनोट करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही जो गुरुत्वाकर्षण है उसका बल का जो अनुभव है वो कम होगा, और जितनी कम दूरी होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुभव है वो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये एक आकर्षण बल है जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगता है, और इसी कारण इन दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण होता है। नेक्स्ट बात करें गुरुत्वाकर्षण का इतिहास, यानी गुरुत्वाकर्षण देने में किस किस वैज्ञानिक का रोल है। तो दो वैज्ञानिक हैं, एक हैं आइजैक न्यूटन और दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आइजैक न्यूटन ने तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर बताया। तो इन दो लोगों का रोल है गुरुत्वाकर्षण में, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम की। तो ये नियम क्या है? सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ब्रह्मांड के प्रत्येक कण पर लगता है, और किस प्रकार से ये कण आकर्षित होते हैं इसका यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। इन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 और दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान है m2। तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो लगेगा G(m1m2)/r²। r क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। m1 क्या है? इसका द्रव्यमान, और m2 है दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। g क्या है? यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू होती है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। और ये द्रव्यमान है दोनों m1 m2, और r² जो है r है इन दोनों के बीच की दूरी। तो इस गणितीय फॉर्मूले से गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात किया जाता है। अब देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि अभी हाल ही में जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था या एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था आदित्य L1। और उन्होंने ये जो मिशन लॉन्च किया था ये किया था L1 पॉइंट, जिसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अब देखो इस मिशन की या इस जो ये मिशन है हमारा आदित्य L1, इसकी सूर्य से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि पृथ्वी से है 15 लाख किलोमीटर। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो जैसे इन्होंने एक जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? G(m1m2)/r²। ठीक है, ये दिया था। अब देखो इस वस्तु के लिए या इस मिशन के लिए आदित्य L1 के लिए जब सूर्य के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे तो होगा सूर्य का द्रव्यमान, और m2 किसका होगा? आदित्य L1 का द्रव्यमान। g तो कांस्टेंट है और r है इन दोनों के बीच की दूरी। फिर दूसरा जो fg निकालेंगे वो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे G(m1m2)/r²। तो यहाँ पे g तो कांस्टेंट है दोनों में, m1 में क्या आ जाएगा? इसका द्रव्यमान आ जाएगा, और m2 में क्या आ जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा, और r क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखो ये जो दूरी है ये ज़्यादा क्यों रखी गई है और ये जो दूरी है ये कम क्यों रखी गई है? देखो वो इसलिए रखी गई है कि ये जो दूरी ज़्यादा है, यानी ये वाली जो दूरी ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा होगी तो ये कम होगा, ये कम होगा, इसलिए जो ये द्रव्यमान है इनका ज़्यादा होगा। यानी सूर्य का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है, तभी ये दोनों क्या होंगे? बैलेंस होंगे। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है सूर्य से कम है, इसलिए ये जो दूरी है कम रखी गई है। अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस L1 पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। इसीलिए L1 पॉइंट पर इस मिशन को लॉन्च किया गया। इसी प्रकार से अन्य 4 पॉइंट और है L1 के अलावा L2, L3, L4 और L5।
ये भी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है ये अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने के बाद में इसको मतलब निकाला जाता है, उसको फिर अप्लाई किया जाता है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वजन गणना। देखो वजन गणना का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान और उसका वजन यानी उसका भार, ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक है द्रव्यमान और दूसरा है भार या वजन, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों हैं अलग अलग। द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो भार को हम W से डिनोट करते हैं वेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल वो होता है mg, जहाँ m होता है द्रव्यमान और g होता है त्वरण गुरुत्वाकर्षण। अब देखो कोई भी वस्तु है वो यदि गति करती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं त्वरण। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उसका मान है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये फिक्स है और ये वैल्यू है जी की, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो मान लीजिए 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, तो 10 किलोग्राम की वस्तु है ये, तो इसका द्रव्यमान हो गया। इसका भार कितना होगा? तो 10 × g, ये जो g है ना ये कितना है? 98 किलोग्राम, इसको बोलते हैं भार। यानी 10 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है उसका जो भार है वो होगा 9.8 किलोग्राम भार होगा इसका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो m1 और m2 जो द्रव्यमान है, m1 और m2 जो द्रव्यमान है, ये दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब है इनका जो भार है वो अलग अलग होगा, क्योंकि द्रव्यमान अलग है तो भार भी अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने ये कहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है कि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जो है यानी गुरुत्वाकर्षण जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों लिखता है, यानी वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए जैसे कि ये कोई पिंड है, ये इसका छोटा पिंड है और ये कोई बड़ा पिंड है, तो ये जो बड़ा पिंड है इसका गुरुत्वाकर्षण इसके लोकेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इस पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बजाय इस स्मॉल ऑब्जेक्ट की बजाय। तो इसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। अब आपने जैसे सुना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे जो पोल्स हैं, पोल्स पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो भूमध्य रेखा है उस पर गुरुत्वाकर्षण कम रहता है। तो ये डिपेंड करता है उस वस्तु की लोकेशन पे। तो इसी को बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव। देखो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है और इनको केपलर के नियम भी कहा जाता है। जैसे कि समझ लीजिए केपलर के 3 नियम हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण में ही है। केपलर के नियम पूछे जा सकते हैं आपसे। तो केपलर के 3 नियम है। पहला नियम ये कहता है कि जो ग्रह हैं वो हमारे सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्स की जो कक्षा है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी सर्कल में और दीर्घ वृत्ताकार में। देखो सर्कल में एक सेंटर होता है, जबकि जो दीर्घ वृत्ताकार होता है उसमें 2 फोकस होती है, F1 और F2। अब यहाँ पे तो सूर्य है और यहाँ पे कोई भी ग्रह है तो ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये है केपलर का पहला नियम। केपलर का दूसरा नियम है कि मान लीजिए कोई ग्रह है वो यहाँ से चल के यहाँ आया, तो इस सूर्य से ये जो कर्वेचर बनाया गया है इसका क्षेत्रफल और यहाँ से यहाँ तक बनाया गया क्षेत्रफल, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल एरिया को कवर करते हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में समान क्षेत्रफल होता है। ये इसका दूसरा नियम है, यानी केपलर का दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है वो है कि जो पीरियड है यानी टाइम लगता है एक पूरे, उसको मान लेते हैं p, और जो m है वो है लेंथ, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उस कक्षा को मिलाने वाले 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की लेंथ है। तो जो टाइम है उसका स्क्वायर और जो लेंथ है उसका क्यूब, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स। चाहे मतलब डिपेंड नहीं करता उसके द्रव्यमान पे, चाहे सूर्य हो चाहे पृथ्वी हो, चाहे बुध ग्रह हो, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, कोई सा भी ग्रह हो, इन सब के लिए इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये है तीसरा नियम, केपलर का तीसरा नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ग्रहों के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में भी
उपयोगी होता है। इसके अलावा सैटेलाइट मोशन में भी इसका उपयोग होता है। सैटेलाइट मोशन में कैसे, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर कोई सैटेलाइट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बाहर की तरफ करता है अंदर की तरफ करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी अभिकेंद्रीय बल है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके विपरीत एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अनुभव करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, आप बाइक लेके गए और आप जैसे ही आपने एक कर्वेचर वाले मोड़ पे घुमाया आपने बाइक को, तो आप बाहर की तरफ एक बल महसूस करते हो। अब कई बार गाड़ियाँ फिसल के बाहर चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो अंदर वाला फोर्स है वो इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी बाहर वाला जो फोर्स है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो गाड़ी है फिसल के बाहर चली जाती है। और यदि सक्सेसफुली इस मोड़ पे आपने घुमा के गाड़ी आगे चलाई, तो इसका मतलब है कि जो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स है और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो क्या है, आपस में बैलेंस हो गए, तो गाड़ी आराम से निकल गई। और यदि गाड़ी फिसलेगी तो वो बाहर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ कभी भी नहीं आएगी। वो इसलिए जाएगी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यानी जो अपकेंद्रीय बल है उसका मान ज़्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट जो हमारे सैटेलाइट मोशन है, सैटेलाइट मोशन करते हैं उस पर भी लागू होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।